ये मत समझ कि तेरे काबिल नहीं हैं हम। ये मत समझ कि तेरे काबिल नहीं हैं हम। तड़प रहे हैं वो लोग जिसे हासिल नहीं हैं हम। ये मत समझ कि तेरे काबिल नहीं हैं हम। तड़प रहे हैं वो लोग जिसे काबिल नहीं हैं हम। हेलो बच्चों, वेलकम यू टू चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड क्लास 10th 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग पढ़ाई करते हो तो ये 40 प्रश्न से आप 25 प्लस करके दिखाओ। तो चलिए आज का हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज का हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन 1840 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में, है ना, आपका 1853 से 1854 ईस्वी में और आपका 1856 ईस्वी में है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा 1853 से 1854 ईस्वी में। 1853 से 1854 ईस्वी में। मार्च 1853 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध प्रारंभ हुआ था और सितंबर 1855 में ये समाप्त हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो युद्ध चला था वो काला सागर के आसपास चला था और मार्च 1856 में पेरिस के संधि द्वारा युद्ध समाप्त हुआ और इस युद्ध में मिस्र राष्ट्रों की विजय हुई और रूस की पराजय हुई थी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो कहता है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या चार्ल्स फूरिये। चलिए बताइए आप लोग जल्दी। जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जो जनक है वो आपका रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है, रॉबर्ट ओवेन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा सर जॉन साइमन। ऑप्शन ए आपका सही होगा, सर जॉन साइमन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि G77 की स्थापना कब हुई थी? G77 की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए होगा 1964 ईस्वी में। G77 की स्थापना कब हुई? 1964 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है? किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है ना? किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है? तो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा उड़ीसा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन डी होगा उड़ीसा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि बिहार में वर्कशॉप कहाँ स्थित है? बिहार में वर्कशॉप कहाँ स्थित है? चलिए आपको बताना है कि बिहार में वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जमालपुर। कहाँ होगा? जमालपुर। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7।
नेक्स्ट कहता है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। तो ये तो हम आप जानते ही हैं कि हमारा ये पटना है जो बिहार की राजधानी पड़ती है। नहीं, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, पटना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, अरेबिका। अरेबिका कॉफ़ी जो है भारत में उगाई जाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं। तो अगला जो सवाल है वो कहता है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि इनमें से कौन है वो प्राकृतिक आपदा होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, सुनामी। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल जो कहता है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र के मदद ली जाती है ना। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन बी, इंफ्रारेड कैमरा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि भूकंप के दौरान इमारतें अपेक्षाकृत अधिक कपायमान होती है। कैसी होती है भूकंप के दौरान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चौड़ी। आपका चौड़ी, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल कहता है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। आपका ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, आपका ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र, आपका ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, है ना, और आपका ऑप्शन है पशुपालन क्षेत्र। तो इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सेवा क्षेत्र। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को। और हम बता देते हैं आपको कि औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, संचार, बैंकिंग इत्यादि आते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी उद्योग हैं सब आएंगे। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, है ना, जितने भी कृषि से संबंधित है, जैसे मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है, कृषि क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल जो कहता है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन आपका है गुजरात, ऑप्शन आपका पंजाब, हरियाणा, गोवा। चलिए आप लोग बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए बहुत अच्छा जा रहे हो पवन कुमार, सत्यम कुमार, प्रिया कुमारी, प्रीति कुमारी, बहुत अच्छे बाबू। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका गोवा, है ना। सही ऑप्शन क्या होगा, गोवा होगा। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है, गोवा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। भारत में आपका जो नेक्स्ट सवाल है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो आपका ऑप्शन जो है वो है ये 14, 19, 20 और 27। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी जी, ये जो बुक से अभी जो हम 2010 का जो किताब चल रहा है, अभी तक सिलेबस में पैटर्न नहीं हुआ है। तो 2010 के अकॉर्डिंग जो है वो अभी भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा, 19 होगा। लेकिन एक जानकारी आपको बता देते हैं कि अभी जो है भारत में अभी जो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक देखा जाए तो वो 12 है। अगर हम आरबीआई को छोड़ दें, आरबीआई को छोड़ दे तो राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या 11 होगी। तो ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर अभी पूछ दे कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं अभी, तो आपका जो है वो 12 ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पे है नहीं, पुराने किताब के अनुसार ये ऑप्शन दिया है। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल कहता है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 15 जनवरी, आपका ऑप्शन है 14 जनवरी, आपका ऑप्शन है 24 दिसंबर, आपका ऑप्शन है 26 दिसंबर। चलिए बताइए आपका क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 24 दिसंबर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, है ना। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। आपका जो ऑप्शन दे रखा है 64, 65, 66, 67। बताइए आप लोग कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 65। आपका सही होगा 65। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। पटना नगर निगम प्रधान को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका महापौर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नगर निगम के प्रमुख अंगों में एक है। नगर निगम के प्रमुख अंगों में कौन एक है। आपका जो ऑप्शन है ये 4 आपके सामने है। ये सशक्त स्थानीय समिति, कार्यपालिका, है ना, पदाधिकारी, कार्यपालिका पदाधिकारी, नगर परिषद या फिर समितियां। कौन है नगर निगम के प्रमुख अंगों में एक कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा सशक्त स्थानीय समिति। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट कहता है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा बहुदलीय। भारत में कैसी दलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगले प्रश्न जो है आपका कहता है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो ये आप जानते हैं कि ये किया था बिस्मार्क ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का, है ना, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा यूनान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका अगला जो प्रश्न कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन बी होगा लियो टॉल्स्टॉय, है ना। वार एंड पीस किसकी रचना है। लियो टॉल्स्टॉय का। कहीं कहीं पे टॉल्स्टॉय भी देता है। चलिए अगले प्रश्न हम देखते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ऑप्शन बी होगा हनोई समझौता। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम। लखनऊ समझौता किस वर्ष शुरू हुआ था। लखनऊ समझौता कब शुरू हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन है 1916। यहाँ से आपका पूछता है बच्चा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह भी 1916 ईस्वी को हुआ था, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। रंपा विद्रोह भी 1916 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? आपका ऑप्शन है सितंबर 1920 कोलकाता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजापुर या फिर दिसंबर 1920 नागपुर। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, दिसंबर 1920 नागपुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा 1907, ऑप्शन बी राइट होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो कहता है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये तो आप जानते हैं कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो ये आपका पश्चिमी क्षेत्र हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल कहता है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये गुटेनबर्ग का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी है, ऑप्शन बी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका है सतलज नदी पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, आपका जो कह रहा है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो ये आपका ऑप्शन बी बरौनी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? 1/3, 2/3, 1/4, 3/4। चलिए आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, 2/3। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगले प्रश्न जो कहता है कि चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है ना। चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सीमेंट उद्योग। चलिए अगले प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। मतलब बिहार पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं की कितने % आरक्षण मिली है ना। तो इसका जो होगा सही आंसर वो 50% होगा। बच्चा यहाँ पे ये पंचायती राज व्यवस्था से एक सवाल आता है कि भारत में कैसी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो वो आपका त्रिस्तरीय हो जाएगा, है ना। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बांटा गया है, जो राजस्थान के नगौर जिलों में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल कहता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका जो है वो प्रधानमंत्री होता है। इसी योजना आयोग को नाम बदलकर अभी नीति आयोग जो है 2015 में कर दिया गया है ना। 2015 में योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग, है ना, नीति आयोग किया गया है। याद रखिएगा, ये भी आपका सवाल पूछेगा कि योजना आयोग को हटाकर किस आयोग का गठन किया गया है? तो ये आपका नीति आयोग कब किया गया? 2015 में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है कि चेक एक प्रकार की मुद्रा है। चेक एक प्रकार की मुद्रा है, तो ये जो है वो शाख है। चेक एक प्रकार का क्या है? शाख है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो आपका कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है?
तो ये जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मुंबई, है ना। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। तो आपका जो ऑप्शन है 1929 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, या फिर 1914 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न हम देखते हैं। आज का ये लास्ट प्रश्न है कि स्थल पर होने वाले, देखिए स्थल यहाँ पे ये आपका जो है वो ये स्थल आधा सा होगा, यहाँ पे स्थल होगा। स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। सुनामी, चक्रवात, भूकंप, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो स्थल पर होने वाले कंपन को हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, भूकंप। तो चलिए इसी के साथ आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। तो आप लोग ये टेस्ट जो है ज़रूर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट का कितना सही गया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।